नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो वारदात बताने जा रहा हूँ वो वारदात मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं इस वारदात के बारे में। सुबह के यही कोई 3:30 बजे मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट परिषद में स्थित धारा विले पार्ले पुलिस को हॉस्पिटल से सूचना मिली। एक युवती की हत्या करके उसके शव को जला दिया गया है। उस समय ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर महादेव ने इसकी सूचना की तुरंत डायरी बनवाई और अपनी टीम को लेकर घटना स्थल पर रवाना हो गए। इंस्पेक्टर महादेव जिस समय अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे थे, डॉक्टरों की एक टीम युवती के शव का निरीक्षण कर रही थी। युवती के साथ आए लोग हॉस्पिटल परिसर में ही मौजूद थे। उनके बीच मातम का माहौल था। महादेव निवालकर ने देखा युवती का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। पूछताछ में पता चला कि मृतक का नाम डॉक्टर श्रद्धा पंचाल था। वो फिजियोथेरेपिस्ट थी। डॉक्टरों के अनुसार श्रद्धा की हत्या 1-1.5 घंटा पहले गला घोटकर की गई थी। उसके दोनों पैरों पर खरोच के निशान थे, जिससे आशंका जताई गई थी कि हत्या के पूर्व उसके साथ मनमानी भी की गई थी। डॉक्टरों से बातचीत के बाद महादेव निवालकर ने मृतक श्रद्धा के साथ आए लोगों से बातचीत शुरू की। घर वालों से उस समय कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि उस समय वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। साथ आए पड़ोसियों ने जो बताया था उसके अनुसार मामला काफी संदिग्ध था। पड़ोसियों ने रात के 2:30 बजे के आसपास श्रद्धा के कमरे से धुआं निकलता देखा था। तब उन्हें लगा था ये धुआं शायद एयर कंडीशन से निकल रहा था, लेकिन आधे घंटे बाद जब श्रद्धा के घर वालों की रोने चिल्लाने की आवाजें आई तो पता चला वो धुआं एसी से नहीं बल्कि श्रद्धा के कमरे से निकल रहा था। किसी ने श्रद्धा की हत्या करके उसे जलाने की कोशिश की थी। पड़ोसी भागकर वहां पहुंचे तो कमरे की लाइट नहीं जल रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने जो दृश्य देखा वो दिल को दहिला देने वाला था। कमरे के बीचों बीच श्रद्धा का अधजला निर्वस्त्र शव पड़ा था। उसी की जीन्स से उसका गला कसा हुआ था। पड़ोसी दीपक और सचिन ने जल्दी से जीन्स हटाई और उपचार के लिए अस्पताल ले आए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर इस बात की सूचना थाना विले पार्ले पुलिस को दे दी। महादेव निवालकर ने मामले की प्राथमिक कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यह दिसंबर 2016 की बात थी। अस्पताल की कार्रवाई निपटाकर महादेव निवालकर सहयोगियों के साथ घटना स्थल पर यानी श्रद्धा के घर पहुंचे। श्रद्धा पंचाल मकान की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में रहती थी। उसी कमरे में उसने सोने से लेकर पढ़ाई तक का इंतजाम कर रखा था, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट होने के बावजूद भी वो समय की पाबंद नहीं थी। उसके आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं था। घर वालों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसके लिए श्रद्धा ने अपने कमरे की सीढ़ी घर के बाहर से बनवा रखी थी। इसलिए वो जब भी देर से घर आती थी सीधे अपने कमरे में चली जाती थी। अगर कभी वो सहेलियों के घर रुक जाती थी तो घर वालों को बता देती थी। महादेव निवालकर श्रद्धा के कमरे का निरीक्षण करने लगे। उसके कमरे की सारी चीजें बिखरी हुई थी। अलमारी के भी दोनों दरवाजे खुले हुए थे। उसके अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में बिखरे किताबों के पेज जले हुए थे। इससे पुलिस को लगा कि किताबों के पन्ने फाड़ के श्रद्धा के शव को जलाने की कोशिश की गई थी। महादेव निवालकर घटना स्थल का निरीक्षण करके आस पड़ोस वालों से पूछताछ कर रहे थे। डीसीपी वीरेंद्र मिश्रा, एसीपी प्रकाश और थाना प्रभारी लक्ष्मण चौहान भी वहां आ गए। इन अधिकारियों के साथ फोरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच यूनिट के अधिकारी भी आ गए। फोरेंसिक टीम का काम निपट गया तो अधिकारियों ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों के जाने के बाद महादेव निवालकर भी थाना लौट आए। उन्होंने घर वालों की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। क्योंकि मामला दुष्कर्म और हत्या का था, इसलिए पुलिस हत्यारे को जल्दी गिरफ्तार करना चाहती थी। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस ने घर वालों से गहराई से पूछताछ शुरू की, लेकिन उन लोगों से कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। इस पूछताछ में पुलिस को सिर्फ इतना ही पता चला था कि उस रात श्रद्धा 9:30 बजे घर आई थी। 10 बजे घर वालों के साथ उसने खाना खाया था। फिर उसकी 2 सहेलियां पूजा और चेतालिम खर्जी उससे मिलने घर आई थी। कुछ देर तीनों बातें करती रही। उसके बाद वो तीनों बाहर चली गई थी। इसके बाद वो कब कमरे में आई घर वालों को नहीं पता चला। महादेव निवालकर ने दोनों सहेलियों को थाना बुलाकर पूछताछ की तो पता चला कि वह श्रद्धा की जिगरी सहेलियां थी। वो अक्सर मिलती रहती थी, कभी कभी एक दूसरे के घर रुक जाया करती थी। उस दिन रात को वो श्रद्धा के घर आई तो थोड़ी देर में घर में रुक कर एटीएम पर पैसे निकलवाने चली गई। एटीएम से आकर
12 बजे तक बातें करती रही। श्रद्धा को नींद आने लगी तो दोनों उठकर जाने लगी और श्रद्धा को दरवाजा बंद करने को बोला और निकल गई। श्रद्धा की दोनों सहेलियों से भी हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद महादेव निवालकर ने अपना ध्यान श्रद्धा के क्लिनिक पे केंद्रित किया। श्रद्धा फिजियोथेरेपिस्ट थी, ऐसे में उसके यहाँ हर तरह और हर उम्र के लोग आते थे। उनमें कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो श्रद्धा को पसंद करते रहे होंगे, क्योंकि श्रद्धा आधुनिक, फैशन प्रस्त और खुले विचारों वाली युवती थी। वो हर किसी से खुलकर बात करती थी। ऐसे में कोई ऐसा भी रहा होगा जो उसके प्रति आकर्षक हो गया होगा। श्रद्धा ने उसे नजरअंदाज किया होगा, जिसकी वजह से बात दुष्कर्म से हत्या तक पहुंच गई थी। यही सोचकर पुलिस ने श्रद्धा के क्लिनिक और उसके यहाँ आने जाने वालों के नाम, पते तथा टेलीफोन नंबर लेकर गहराई से जांच की, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिस पर शक किया जाता। इस तरह मामला धीरे धीरे जटिल और पेचीदा होता जा रहा था। ऐसे में परिस्थितियां ऐसी बनी कि पुलिस को श्रद्धा के घर वालों पर ही शक होने लगा। पुलिस को लगा कि श्रद्धा की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी, जिसमें घर वाले ही शामिल है। वह श्रद्धा की किसी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे। यही सोचकर पुलिस ने पूछताछ के लिए श्रद्धा के भाई और घर वालों को थाने ले आई। इस बात की भनक जैसे ही मीडिया को लगी, मीडिया ने श्रद्धा के घर वालों का जीना दुर्बल कर दिया। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने इस मामले को तिनका ताड़ बना दिया। जिसके जो मन में आया वो खबरों को रंगीन और चटपटी बनाकर नोएडा के आरोशी हत्याकांड से जोड़कर अनाप शराब खबर पेश करने लगे। मीडिया ने श्रद्धा के माँ बाप को गुनाहों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। यही नहीं, श्रद्धा के चरित्र को भी जमकर शर्मसार किया गया। और ये सब तब तक चलता रहा जब तक श्रद्धा का असली कातिल पकड़ा नहीं गया। और एक और जहाँ मीडिया ने नाक में दम कर रखा था, वहीं दूसरी ओर मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को वरिष्ठ अधिकारियों का भी दबाव था। क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस का मिला-जुला ऑपरेशन भी काम नहीं कर रहा था। पुलिस का सारा तंत्र बेकार हो चुका था। परेशान पुलिस ने सभी रेलवे स्टेशनों, मुंबई के उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, देसाई पालघर जनपद के नालासोपारा, कल्याण के सभी पुलिस थानों के संदिग्धों के रिकॉर्ड चेक कर पूछताछ कर ली। साथ ही श्रद्धा के फोन नंबरों की डिटेल निकलवाकर खंगाला। इसके अलावा करीब 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 50 दिनों से अधिक बीत गए, पर पुलिस अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही थी। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि श्रद्धा की हत्या का रहस्य क्या था और हत्यारा कौन था। इस मामले को लेकर पुलिस चिंतित जरूर थी, पर निराश नहीं थी। एक बार फिर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर घटना स्थल पर जाकर मामले से संदिग्ध सारे तथ्यों को समझने की कोशिश की। इसी के साथ उस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाकर उन्हें बारीकी से चेक किया। इसमें उन्हें आशा के अनुकूल फल मिला। आखिर इससे श्रद्धा की हत्या की कड़ियां जुड़ गई थी। पुलिस को एक फुटेज में एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिस पर शक हुआ। उसका चेहरा काफी धुंधला था, पर उसकी गतिविधियां काफी संदिग्ध लग रही थी। चेहरा स्पष्ट न होने की वजह से उसे पहचाना नहीं जा सकता था। फुटेज को लैब में भेजा गया तो चेहरा कुछ साफ हुआ। इसके बाद सच्चाई सामने आने लगी। वो युवक 7 सालों से बस्ती में रह रहा था, जहाँ जिस जगह श्रद्धा का परिवार रहता था। उस युवक का नाम देवाशीष धारा था। 27 साल का देवाशीष धारा मूल रूप से पश्चिम बंगाल के जिला मिदनापुर के गांव मैधुपुर का रहने वाला था। उसके पिता नंदलाल गांव के एक गरीब किसान थे। परिवार का सबसे बड़ा बेटा देवाशीष ही था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण देवाशीष काम की तलाश में मुंबई आ गया था। कहा जाता है मुंबई में कोई भूखा नहीं सोता, पर यहाँ काम नसीब से मिलता है। देवाशीष को भी मन मुताबिक काम नहीं मिला। उसके गांव के कुछ लोग वहां मेहनत मजदूरी करते थे, उन्हीं के साथ वो भी मेहनत मजदूरी करने लगा। देवाशीष महत्वाकांक्षी युवक था। मजदूरी से जो पैसे मिलते उन्हें जोड़कर रखता था। अपने खर्चे के बाद जो भी पैसे बचते थे वो उन्हें घर भेज देता था। रहने के लिए उसने विनय पार्ले में श्रद्धानंद रोड पर साईं बाबा मंदिर के पास किराए का कमरा ले रखा था, जहाँ देवाशीष रहता था। उसी के नजदीकी लीलावती सोसाइटी के एक 4 2 मंजिली मकान में काशीनाथ पंचाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां थी। 50 साल के काशीनाथ मुंबई सन मिल कंपाउंड की एक अच्छी फर्म में नौकरी करते थे। उन्हें बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने बेटियों को भी
बेटे की तरह पाला पोसा। वो बेटियों को पढ़ा लिखाकर किसी योग्य बनाना चाहते थे। बड़ी बेटी श्रद्धा पढ़ लिखकर फिजियोथेरेपिस्ट बन गई थी और विनय पार्ले में अपनी क्लिनिक खोल ली थी, जो धीरे धीरे चलने भी लगी थी। 24 साल की श्रद्धा खूबसूरत तो थी ही और खुले विचारों की भी थी। वो किसी से भी बात करने में नहीं कतराती थी। इसकी एक वजह ये थी, उसका काम ही ऐसा था। जो दूसरों की फिटनेस का ख्याल रखता हो, वो अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखेगा ही। श्रद्धा के अधिकतर ग्राहक फिल्मी दुनिया और टीवी सीरियलों में काम पाने वाले लड़के लड़कियां थी। वो क्लिनिक पर भी आते थे और घर पर भी। ऐसे लोगों के बीच रहने की वजह से श्रद्धा खुद भी मॉडल की तरह रहती थी। वो कपड़े भी छोटे छोटे पहनती थी। देवाशीष की नजर श्रद्धा पर पड़ी तो वो उसे चाहने लगा। वैसे तो वो श्रद्धा को कई सालों से देखता आ रहा था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा के प्रति प्यार तब जागा जब उसने फिजियोथेरेपिस्ट बन के अपनी क्लिनिक खोली थी। फिल्म और सीरियल में काम पाने के इच्छुक युवक युवतियों के संपर्क में रहने की वजह से श्रद्धा का रहन सहन और बातचीत उसी तरह की हो गई थी। वो बन सवर कर घर से सुबह निकलती तो देर रात को ही घर लौटती थी। श्रद्धा की खूबसूरती देवाशीष को अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। दिल के हाथों मजबूर देवाशीष श्रद्धा के करीब आने के लिए बेचैन रहने लगा था। इसके लिए वो श्रद्धा का पीछा भी करने लगा था, लेकिन वो श्रद्धा को अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था। इसकी एक वजह ये थी कि उसकी और श्रद्धा की हैसियत में बड़ा अंतर था। श्रद्धा के सामने वो कुछ नहीं था, लेकिन दिल तो दिल है, इस पर आ जाए कौन जानता है। जब देवाशीष से रहा नहीं गया तो उसने एक दिन श्रद्धा से दिल की बात कह दी। भला श्रद्धा उसका प्यार कहाँ स्वीकार करती। श्रद्धा ने जो जवाब दिया वो देवाशीष के कलेजे में तीर की तरह उतर गया। देवाशीष को अपमानित कर श्रद्धा अपने काम को चली गई और उसे भूल गई थी। श्रद्धा ने ये बात किसी को नहीं बताई। श्रद्धा भले ही इस बात को भूल गई थी, पर देवाशीष अपने अपमान को नहीं भूल सका था। वो बदले की आग में जलने लगा। वो श्रद्धा को सबक सिखाने का मौका ढूंढने लगा। घटना वाली रात देवाशीष अपने दोस्तों से मिलकर लौट रहा था। तभी उसने श्रद्धा की सहेलियों को कमरे से निकलते देखा। देवाशीष को ये मौका उचित लगा। वो कुछ देर श्रद्धा के घर के आसपास घूमता रहा। उसके बाद मौका देखकर वो श्रद्धा के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने देखा दरवाजा खुला है। श्रद्धा की सहेलियों ने दरवाजा बंद करने को बोला था, पर नींद में होने की वजह से श्रद्धा दरवाजा बंद नहीं कर पाई थी। गहरी नींद में सो रही श्रद्धा को देवाशीष ने इस तरह दबोचा कि वो अर्धबेहोशी की स्थिति में चली गई। उसी हालात में उसने श्रद्धा के कपड़े उतारकर उसके साथ मनमानी की और अपना क्राइम छुपाने के लिए उसी की जेन से उसका गला घोट दिया। श्रद्धा मर गई तो अलमारी में रखी किताबें निकालकर उसने फाड़ा और उसके पन्ने श्रद्धा की डेड बॉडी पर रख के जला दिए। आग जब तक जोर पकड़ती उसने कमरे की लाइट तोड़ दी और वो बाहर आ गया। बाहर आकर दरवाजे की कुंडी बंद की और भाग गया। इस हत्या के बाद वो 1 महीना अपने दोस्तों के यहाँ रहकर पुलिस कार्रवाई के बारे में पता करता रहा। जब उसने देखा पुलिस हत्यारे के बारे में पता नहीं लगा पा रही है तो निश्चिंत होकर वो अपने गांव चला गया। पुलिस उसके तलाश में लग गई थी। वो जिस मकान में किराए पर रहता था, मकान मालिक ने बताया वो 8 जनवरी 2017 को कमरा खाली करके अपने गाँव चला गया था। पुलिस ने इस मामले में देर करना उचित नहीं समझा। वैसे भी देवाशीष धारा उनकी पहुंच से काफी दूर निकल चुका था। थाना पुलिस ने इस बात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद निर्देश पर पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल स्थित देवाशीष धारा के गांव के लिए रवाना हो गई। पुलिस को उसके घर का पता मकान मालिक से मिल गया था। देवाशीष के गांव गई पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से देवाशीष को 2017 में गिरफ्तार कर लिया। फिर वहां की अदालत में उसे पेश करके प्रोटेक्शन वारंट पे देवाशीष को मुंबई लाया गया। मुंबई लाकर उससे पूछताछ शुरू की। देवाशीष ने इस मामले में अपने आप को निर्दोष बताया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की वो टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल लिया और वो बच नहीं सका। इंस्पेक्टर महादेव निवालकर ने पूछताछ करके देवाशीष के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसे अदालत में पेश किया। अदालत से उसे आस्था रोड जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप कहानी सुन लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, आज कर दो। आपके भाई को मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक्स टू ऑल।